नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ सुमन। आज मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ। एसआई भर्ती को लेकर 24 दिन से लगातार हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। आइए हम विकास वितुड़ी से बात करते हैं कि सर, क्या कुछ कहना आपका। कल आपने महारैली का ऐलान किया है, तो क्या कुछ कहना। देखिए मैम, ये राजस्थान में इतिहास बनने वाला है और राजस्थान की अब तक की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक महारैली होने वाली है। जिस तरह युवाओं में आक्रोश है और आज ही राजस्थान की सरहदों से, जैसलमेर, बाड़मेर से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से लोगों ने चलना शुरू कर दिया है और रात तक लोग निकलेंगे वहाँ सर। और कल लगभग 12-1 बजे तक इस राजधानी में एक नहीं, मैं तो कहूँगा 1.25 लाख 1.5 लाख नौजवान इकट्ठा होगा और इस सरकार को भूचाल ला देगा इस राजस्थान में। सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा कि जिस तरह गूंगी बहरी सरकार सो रही है कि राजस्थान का बंटाधार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, अंदर से ओएमआर भरी जा रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन विदेश घूम रहा है, प्रिंटिंग प्रेस से गलती मानकर पल्ला झाड़ लेता है। तो तमाम इन युवाओं के मुद्दों को लेकर आरएलपी के सुप्रीमो आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, नेतृत्व करता हनुमान बेनीवाल है, लेकिन लड़ाई किसी पार्टी पॉलिटिक्स की नहीं है, ये लड़ाई युवा बेरोजगारों की है। तो तमाम मैं तो अपने भाई और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि एक दिन का समय निकालकर आपको अपनी लाइब्रेरियाँ और इन किताबों को और अपने घरों को छोड़कर निकलना होगा सड़कों पर। अगर आप इस बार सड़कों पर नहीं आए ना, तो ये दुष्चक्र निरंतर चलेगा, रुकेगा नहीं। ये सरकारें बदलेगी लेकिन सिस्टम नहीं बदलेगा। एक दिन अगर आप डटकर आपने इस राजस्थान की राजधानी की सड़कों पर सरकार से मुकाबला कर लिया, इस धूप में सरकार को डटकर यह बता दिया 46 डिग्री के तापमान में कि हम सरकार से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, और सरकार अगर अपने अधिकारों के लिए हठधर्मिता करती है तो हम अपने अधिकार छीनना भी जानते हैं। तो सरकार को दिखाना होगा और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि ये युवा राजस्थान में लाखों की संख्या में जुटेगा ना, सरकार की नाकों में नकेल डाल देगा। निश्चित रूप से न्याय लेकर उठेंगे। ऐसा ही भर्ती तो रद्द होगी, जैसा कि मीडिया के बंधु भी चर्चा कर रहे थे कि आरपीसी पुनर्गठन को लेकर जोरों से चर्चा चल रही है। तो एसआई भर्ती के लिए भी जोरों से चर्चा अंदरूनी रूप से चल रही है और आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम इस राजस्थान के युवा बेरोजगारों को देखने को मिलेंगे। 1 लाख युवा इकट्ठा होने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था और प्रशासन की जरूरत है, तो उस पर क्या सरकार सहयोग कर रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम राजस्थान की पुलिस प्रशासन का है। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है उसको तो ये लोग रोक नहीं पाते। कल हम देखेंगे कि हमारे लिए बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा देंगे, बड़ा पुलिस का नुमाइंदा ये लोग तैनात कर देंगे, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई आखिर। हमारे लिए पुलिस की सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, शांति पूर्वक गांधीवादी तरीके से अपने आवाज को बुलंद करने के लिए अपने डोम लगाकर वहां नीचे बैठकर अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। तो हमें इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार का काम है, उनका दायित्व है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे। तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये लड़ाई आर पार की होगी। भीड़ का अंदाजा तो यह मान लो कि आप लगा नहीं पाओगे। जयपुर की सड़कें जाम होगी क्योंकि हर व्यक्ति, हर नौजवान और नौजवानों के अभिभावकों सब में एक बड़ा आक्रोश है, क्योंकि 2 दशक हो गए पेपर लीक का ये चक्कर कभी रुकता नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बंसी बजी है, चक्कर चलेगा, उनका चक्कर तो दिल्ली में खो गया है। अब इस राजस्थान की राजधानी में हनुमान बेनीवाल का चक्कर चलेगा। तो एसआई भर्ती को रद्द करवाने के लिए आप खड़े हो और आपके विरोध में यथावत रखने के लिए भी उनके एसआई के जो कैंडिडेट थे उनके परिजन खड़े हैं, तो क्या कुछ कहना है। देखिए मैम, विरोधी खेमा तो हर जगह होता है। अगर 10 लोग सही की बात करते तो 5 लोग उसको गलत करने वाले मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से हम बार बार कहते आए हैं कि हम अपने ईमानदार भाइयों के साथ अन्याय नहीं चाहते। कुछ 20-25% लोग इसमें बहुत फेयर तरीके से अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने चयन पाया है, लेकिन मैम अब ऐसी कोई तकनीक सरकार के पास नहीं बची। अगर बची होती तो सरकार 3.5 सालों में फैसला ले लेती, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई तकनीक, पैरामीटर, मापदंड, ऐसा कोई व्यवस्था बची नहीं कि दूध और पानी को अलग किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर योग्य और अयोग्य लोग मिल चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट ये कहते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां अगर बन जाए कि पेपर लीक माफियाओं को और योग्य अयोग्य अभ्यर्थियों को अलग अलग किया जाना मुश्किल है, तो ऐसे उसमें ऐसी ऊहापोह की स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि उस भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाए। वो लोग तो मैम इस दलदल, इस बड़े भ्रष्टाचार के अंदर वो लोग चुन के आए, उनके लिए दुष्कर नहीं हो सकता। उनके लिए तो बहुत सहज सरल काम है कि अगर इस भ्रष्टाचार में वो चुन के आ गए, इस दलदल में इतने बड़े भ्रष्टाचार होने के बाद भी उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी रैंक के साथ वो चयन पाए हैं,
तो निश्चित रूप से जब पुनः पेपर होगा ना तो वो लोग तो सेलेक्ट होके आ जाएंगे। ये दुष्कर हम जैसे लोगों के लिए है, तो उनको तो डरने की बात ही नहीं है। निश्चित रूप से उनको तो कह देना चाहिए कि सरकार वापस हमारा एग्जाम ले ले, हम तो छाती ठोक के वही देंगे और हम चयन पाएंगे। तो हम तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अब इसमें कोई ऐसा कोई रास्ता निकलता नहीं है। ये सरकार के सभी आलाधिकारियों ने, सरकार के मंत्रियों ने तक बता दिया। तो एक ही रास्ता की भर्ती परीक्षा रद्द हो, साथ ही आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। उसके लिए जब तक ये आरपीएससी के जो चोर चेयरमैन जेल में नहीं जाएंगे ना, तब तक इस प्रदेश का उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि ये दुष्चक्र रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पेपर का बंदरबाट सीधे चेयरमैन से होता है, सीधे आरपीएससी के गढ़ से होता है। आम आदमी करता नहीं है इसको। आज सुरेश ढाका की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी जवाब दे, राजस्थान की जनता जवाब मांग रही है आपसे। आज पेपर लीक सब इंस्पेक्टर का मास्टरमाइंड यूनिक भांबू जो विदेशों में घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो सरकार कहाँ न्याय करेगी? सरकार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, सरकार चेयरमैनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बस लाठियां बरसानी है, इन आंदोलनकारियों पर बरसा दो, जो न्याय मांग रहे हैं उन पर बरसा दो। इनके जूत मार लो तुम, जूत सरकार के पड़ेंगे 28 में, ये तय है। पंचायती राज नगर निकाय चुनाव में तय है, क्योंकि सरकार को, पूर्ववर्ती सरकार को आईना दिखाया किसने दिखाया? बेरोजगारों ने दिखाया। और आने वाले समय में भी हालात यही होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो उस कुर्सी के चिपक गए। उन्हें लगता है कि अब तो बस जितने भी बड़े बड़े नेता हैं ना, उन सबको हम प्रतिस्थापित करके बहुत आगे चले जाएंगे। और फ्लो भी उनका तो जो भाषण देने का, वो सिर्फ प्रधानमंत्री की कॉपी करते हैं सीधा सीधा। भाइयों और बहनों, तो भाइयों और बहनों तो ठीक है, लेकिन इस भाइयों और बहनों के साथ न्याय तो कर दो मुख्यमंत्री जी। उस गिरिराज महाराज की पावन धरा से आते हो, कम से कम उस भरतपुर का नाम तो मत डुबो। ये सब लोग यहाँ सिर्फ भरतपुर पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, हमें लगा था कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ढाक के 3 पात हैं, ऐसे कैसे ही हालत है प्रदेश की। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी कल यहाँ आए, तो क्या उनको वो समर्थन दे रहे हैं या नहीं, या उनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस सरकार की उन जंजीरों से बंधे हुए हैं? देखिए मैम, उस किरोड़ी लाल ने तो अपने हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां काफी पहले तोड़ चुके हैं। वो तो उन्होंने तो मंत्री पद को ठोकर मार दी है, और जब विपक्ष में थे तो छाती ठोक कर इन युवा बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ते थे। उस नेता पर सवालिया निशान खड़े करना कहीं किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है, क्योंकि वह वही लड़ाका है जब पूरी भारतीय जनता पार्टी घरों में सो रही थी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाकर, तब वो लड़ाका इस शहीद स्मारक पर लड़ रहा था। और उस किरोड़ी लाल के नाम, मुझे लगता है आज प्रदेश में सर्वाधिक आंदोलन उसी व्यक्ति के नाम है, लगभग 350 से ज्यादा। तो उस व्यक्ति को रहा नहीं गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब मैं कल एमआई रोड से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मैं इस धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आंदोलन मेरे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, तो मुझे देखा नहीं गया। तो सीधा वो शहीद स्मारक पर चले आए। हाँ बिल्कुल, नहीं आने से पहले मेरे पास फ़ोन भी आया था, उन्होंने पूछा था क्या स्थिति है, मैं भी मौके पर मौजूद नहीं था। तो उसके तुरंत 5 मिनट बाद ही डॉक्टर साहब यहाँ पर आ गए थे। तो उनका कहीं ना कहीं इस शहीद स्मारक से, इन आंदोलनों से और इन युवाओं की पीड़ा से कहीं ना कहीं उनका अपनापन है। और उस व्यक्ति के बारे में तो क्या कहूँ मैं, एक भगवान का रूप दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मंत्री पद को, बंगलों को, गाड़ी घोड़ों को ठोकर मार दी सिर्फ युवाओं के लिए। अगर सरकार से तनातनी हुई उस व्यक्ति की तो ऐसा ही भर्ती के मामले पर हुई। तो आज व्यक्ति वो अपनी बात पर मुखर है। कल जिस तरह मीडिया में वो लाइव आए डिबेट पर, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर वापस मुखर हूँ, और जिस तरह ऐसा ही भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, इसका कोई पैरामीटर अन्य नहीं बचता कि इस भर्ती परीक्षा में क्या किया जाए। तो एक ही मात्र रास्ता है, भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। चिंगारी लगाने का काम उन्होंने किया और उस आग को ज्वलंत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, और उसको अंजाम तक ले जाने का काम अब हनुमान बेनीवाल जी के नाम पर उन्होंने छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से ऐसे राजनेता ऊपरी स्तर पर दोनों एक है, क्योंकि ये लोग धरातल से जुड़े हुए हैं और युवाओं के दर्द को समझते हैं। लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री कभी युवाओं की पीड़ा नहीं समझ सकते, क्योंकि सीधे उठकर वो आ गई जहां उन्हें मेहमानबाजी की जिम्मेदारी दी गई थी, अब सीधे उन्हें पूरे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी दे दी गई। तो उनसे नहीं हो पा रहा साहब। उन्हें नहीं पता कि जेटीए में जो घोटाला हुआ उसमें कैंडिडेट इन्विजिलेटर्स के सिग्नेचर गायब। उन्हें नहीं पता कि ओएमआर में ऐसा कुछ होता है। कैसे न्याय हो पाएगा बताओ? उन्हें नहीं पता कि ओएमआर अंदर से भरी जाती है। ब्यूरोक्रेसी हाईजेक कर रखी है पूरे सरकार को, और सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं, सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से किरोड़ी लाल पर और हनुमान बेनीवाल पर कोई सवालिया निशान खड़े नहीं किए जा सकते। ये लड़ाका दोनों बेरोजगारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ते हैं, और जिस लड़ाई को शुरू करने का काम किरोड़ी लाल ने किया था, आरएस भर्ती 2018 की जो फर्स्ट रैंक मुक्ता राव का अगर किसी ने सबसे पहले जिक्र किया छाती ठोक कर, तो वो किरोड़ी लाल ने किया।
पद्मा चौधरी का अगर किसी ने जिक्र किया तो वो सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया। तो ये दोनों एक हैं, इनकी खूबियां एक है, इनके बेरोजगारों से जो अपनापन है वो एक है, और हमेशा ये पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। इस धरा पर आंदोलन करने वाले या तो किरोड़ी लाल है या हनुमान बेनीवाल है। अब वो सत्ता में है तो अंदरूनी रूप से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अपने मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, और बेनीवाल साहब सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं।